जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बोर्ड में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मुझे ये आइडिया मिल पाता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हैं कि नहीं है, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगा आप कितने पढ़ रखे हैं। अगर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व खुद व खुद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उस लायक हो चुके हैं। अगर नहीं आपसे हो पा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके सारे लेक्चर देखिए, फिर यहाँ आए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, सारी बातें समझ में आएगी। तो हम शुरू करते हैं, जो कि आज के चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड का, क्योंकि पूरा का पूरा नहीं करवाएंगे, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। वो चाहेंगे बहुत कम से कम टाइम में इस चैप्टर को कंप्लीट करें, और बाकी जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस बार जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ऑब्जेक्टिव 50% तो आते ही हैं, तो किस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा ये देखो। ये अपना बता दिया बोर्ड में कि इस तरह से अगर डायग्राम दे देंगे, डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4 दिख रहा है। इससे रिलेटेड 1 2 3 4 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन ही, चौथा इससे रिलेटेड है कि 3 क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब डायग्राम दे के तुमसे 4 या 5 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मिनिमम 3 तो है ही। तो ये देखिए, हम समझते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये जो डायग्राम 1 है, दिख रहा है ना, डायग्राम 1, ये डायग्राम 1। तो डायग्राम 1 में क्या है ना कि कनकेव मिरर है, और ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज, हाइट ऑफ इमेज है, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये डायग्राम 1 है। डायग्राम 2 में भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे क्या दिया गया है ना कि ऑब्जेक्ट जो है वह बियॉन्ड सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है। बट सेकेंड डायग्राम में क्या बतलाया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एट सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है। तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, क्योंकि इसका तो नेचर ही होता है कनकेव मिरर का। अब आ जाए यहाँ पे, अब इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, डायग्राम नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, फोकस है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, ये ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है, वह बिटवीन सी एंड एफ रखे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ है, और इसके कारण इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। ये ए डैश बी डैश जो बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। ठीक है, और ये डायग्राम नंबर 4, डायग्राम नंबर 4 में आते हैं। इसमें देखते हैं कि ये कनकेव मिरर है, और इसमें जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पोल है, फोकस है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है बच्चे, बताओ। अरे ये फोकस और पोल के बीच में रखा है। कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है। अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखता है तो इमेज किधर बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। ये देखो, बिहाइंड द मिरर है, ए डैश बी डैश, और ये कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और ये तीनों को तीनों फिगर में क्या होता है कि रियल बनता है। ये बातें अगर आपको समझ में अब भी नहीं आ पा रहा है तो जाके मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सारा रे डायग्राम मैंने क्लियरली बहुत अच्छे से बतलाया, वहाँ जाके समझो। ठीक है, और आशा करते हैं ये समझ में आ ही गया होगा। फिर देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन कैसा बतला रहा है, विच ऑफ दीज कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम डायग्राम 1। डायग्राम 1 से कौन सा ये जो दिया हुआ ऑप्शन है वो सुटेबल है। तो कह रहा है इमेज इज फाउंड एट द फोकस, कह रहा है इमेज फोकस पे बन रहा है डायग्राम 1 में। ये सिर्फ डायग्राम 1 के लिए बोला, यहाँ देखो बच्चे क्वेश्चन में बोल रहा है डायग्राम 1, डायग्राम 1 में क्या इमेज जो है फोकस पे बन रहा है, जी बिल्कुल नहीं बन रहा है, वो बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ पे। तो पहला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा सर। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है ना, ये देखो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, कट, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि एच आई जो है वह इक्वल है एच ओ का। क्या बच्चे इस केस में पॉसिबल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जो वो तो यहाँ डायग्राम नंबर 2 में पॉसिबल होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। इस केस में पॉसिबल तो है ही नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। अगर रियल बात में पूछे तो यहाँ पे एच ओ जो है वो ग्रेटर है
एच आई से, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वह ग्रेटर है हाइट ऑफ इमेज से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है सी क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। कह रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन पोल यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। कह रहा है ये जो लेंथ है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोगुना है किसका, फोकल लेंथ का। ये तो रियल बात है, ट्वाइस होता भी है फोकल लेंथ का। अगर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं, और कैपिटल आर जो है वह रियल में दोगुना ही तो होता है फोकल लेंथ का। अगर ये नहीं याद है तो याद करो बच्चे, एफ इजकल टू क्या होता है, r/2, r इजकल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, वैसे भी दोगुना हो जाएगा, इसीलिए कि तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या बोलता है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड फोकस इज हाफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकस। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड फोकस, यानी कि इमेज और फोकस ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखो ये डिस्टेंस, जहाँ मैं अलग कलर देता हूँ, ये देखो ये जो डिस्टेंस है ये इमेज का डिस्टेंस और फोकस के बीच जो डिस्टेंस है वो इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फोकस। ऑब्जेक्ट और फोकस, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट और फोकस इसका आधा है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये डिस्टेंस का आधा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होगा। और वैसे भी सोचो इसका आधा क्यों होगा, बिल्कुल ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमको लगता है ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच डायग्राम शो अ रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज फॉर्म बाय द मिरर। बताओ कौन सा डायग्राम है ऊपर वाला में जो कि रियल है, पहला पॉइंट बोल रहा है रियल है, इन्वर्टेड है उल्टा है, एंड इनलार्ज है बड़ा भी है। बताओ सर, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, पहला बात रियल होना चाहिए। सर ये वाला कट कीजिए, चौथा पॉइंट को कट कीजिए। चौथा पॉइंट क्यों कट करेंगे, इसको कट कीजिए क्योंकि ये वर्चुअल बना रहा है। तो तीनों का तीनों पॉसिबल है अभी रियल के लिए। रियल तो बोले सर, उसके बाद क्या बोले, इन्वर्टेड उल्टा। सर इन्वर्टेड ये भी है, इन्वर्टेड ये भी है, इन्वर्टेड ये भी है, अभी भी कोई कंडीशन क्लियर नहीं हुआ। अब तीसरा पॉइंट कहता है इनलार्ज, लार्ज होना चाहिए। क्या चीज़ लार्ज होना चाहिए, इमेज लार्ज होना चाहिए। तो इमेज किसका लार्ज है, पहला देखो ये ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है, ये केस पॉसिबल नहीं है। दूसरा में आ जाओ, ये दोनों तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा इमेज है, इसीलिए ये भी केस पॉसिबल नहीं है। बच कौन रहा है, लास्टली ये बच रहा है। वैसे भी अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, और कैसा बनता है, लार्ज बनता है, लार्जर बनता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जो हम अभी पढ़े दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डायग्राम 3 हो जाएगा, डायग्राम 3। अब चौथा नंबर हम चलते हैं, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच कंडीशन डज ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। कौन सा कंडीशन में कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। बच्चा अभी तुरंत हमने बतलाया था वर्चुअल इमेज कब प्रोड्यूस करता है कनकेव मिरर, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो डायग्राम कौन सा आंसर हो जाएगा, डायग्राम 4। तो आ जाओ यहाँ पे डायग्राम 4 आंसर लगाओ, हो गया। लेकिन यहाँ पे डायग्राम वाला बातें नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ मतलब ऑप्शन में जो है कुछ बातें करके लिखा हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड विद द फोकल लेंथ, कह रहा है ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे लोकेट करना पड़ेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा, जो कि गलत है, वहाँ वर्चुअल कभी बनेगा ही नहीं। सी नंबर देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, अगर इन्फिनिटी में रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, वर्चुअल कभी बनेगा ही नहीं। डी नंबर देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, कह रहा है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, बाबा कहीं नहीं। पहला नंबर ऑप्शन सही है, क्यों सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे फोकल लेंथ पे जो कि पोल और फोकस के बीच में होता है, वहाँ पे अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, अरे बोलो,
एक्चुअल बनेगा। इसीलिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चे, ए नंबर होगा ये। ठीक है, अब हम जान गए। अब चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर में देखते हैं, कह रहा है सोलर कुकर्स कंटेन ए कनकेव मिरर। सोलर कुकर जो होता है, सोलर के द्वारा खाना मतलब उससे एनर्जी लेके आता है, खाना पकता है, सोलर कुकर जो यूज करते हैं उसमें कनकेव मिरर यूज होता है। हाउ डज द कनकेव मिरर हेल्प इन हीटिंग द फूड। किस तरह से वह जो कनकेव मिरर है फूड को हीट करता है और भोजन पकाने में हेल्प करता है। सर्कल यस और नो फॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स। कह रहा है यहाँ पे एक हमें ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे यस और नो दिया हुआ है। अगर यस ये बातें सही है तो उसको सर्कल करना है यस में, अगर गलत है तो नो में करना है सर्कल। तो देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, रियल में डिजर्व कर रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बुक में उतना नहीं दिया, सब देता हूँ इसके बारे में। सन रे आर एब्जॉर्ब बाय द मिरर। सन रे को क्या करता है, मिरर अब्जॉर्ब करता है। मैंने पढ़ाया भी था कनकेव मिरर में, एग्जाम्पल दिए थे सोलर कुकर के बारे में। वह सन रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एक कनकेव मिरर कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे बनाता है जिससे हीटिंग प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यस। अगला देखो, सन रे रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर कन्वर्ज एट अ पॉइंट। सन रे रिफ्लेक्ट करता है और एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो क्या गलत बोल रहा है, सही तो बोल रहा है। वैसे कनकेव जो मिरर होता है उसका नेचर भी क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है, कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पे आके मिलता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सन रे रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर कन्वर्ज एट अ पॉइंट। हाँ बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, यस। अगला देखो, सन रे डाइवर्ज आउट व्हेन रिफ्लेक्ट बाय द मिरर। अरे इसमें डाइवर्ज कहाँ से आ रहा है, कनकेव मिरर में डाइवर्ज कहाँ से होगा, उसका नेचर ही तो कन्वर्जिंग होता है। डाइवर्ज का नेचर कौन सा मेयर करता है, कन्वेक्स मेयर करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। आई होप बच्चे समझ में आ गया होगा पूरा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से एक बार डायग्राम 1 आया, डायग्राम 2 आया और इस बार मिरर कौन सा है, अरे बोलो बोल दो ना जरा, अरे बोलो। ठीक है, ये दो डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम किसका है, कन्वेक्स मिरर का है। कनकेव का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बोर्ड का वो सोची समझी चाल है कि बच्चे ये क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा का पूरा रे डायग्राम सीखना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। कहीं ना कहीं वो कनकेव मिरर का पूरा मतलब बोलते हैं निचोड़ करके रस था, वो था उसमें, क्योंकि जब तक बच्चे वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से नहीं सीखेंगे वो क्वेश्चन बनने वाला नहीं था। उसी प्रकार से रे डायग्राम का ये भी क्वेश्चन है, रट्टा मारने से नहीं होने वाला, यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखते हैं दोनों डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम 1 डायग्राम 2 समझते हैं दोनों डायग्राम को। डायग्राम 1 क्या कहता है, इसमें तो 2 केस ही होते हैं। जब ऑब्जेक्ट को बोआ हम इन्फिनिटी में रखा करते थे तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे बनता था कन्वेक्स के केस में। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से पोल तक लाते थे तो इमेज जो है वो फोकस से पोल की ओर शिफ्ट होता था। जैसे कि हम बतलाए थे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट पोल तक आता है तो इमेज भी है वो फोकस से पोल तक आता है। ठीक है, ये बतला रखे हैं पूरा लेक्चर में। अगर अभी तक वो समझ में नहीं आया तो जाके देखो, पहले मेरा वो लेक्चर हम डाल रखे हैं रे डायग्राम वाला, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहाँ देखो आराम से। चलो आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे हम सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम 1 डायग्राम 2, इसमें क्या बोल रहा है ना सर, ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो पोल के नियर है, पोल के आसपास है, तो इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच तो बनेगा ही, कहीं भी रखो, लेकिन इनफाइनाइट में रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या क्या है ना, ऑब्जेक्ट थोड़ा पोल से दूर हो गया। ये देखो यहाँ नज़दीक था तो यहाँ बना, जैसे जैसे दूर होगा, जैसे जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है वो दूर होगा, वो जो इमेज है वो फोकस की ओर क्लोज होता है। मतलब सर ये पोल के पास था तो इमेज भी पोल के पास था, इधर देखो पोल से दूर हुआ तो इमेज भी पोल से दूर हो गया। खैर ये बातें समझने के लिए, डायग्राम क्लियरेंस के लिए मैंने इतना बका, इतना नहीं जरूरी था, बट क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए हमें। और जब तक अगर डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन मुझे अच्छे से सॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए इतना बोलना जरूरी था। चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के। देखो बच्चे,
Which statement is supported by the two diagrams? Circle yes or no for each statement. देखो सर्कल वाला ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कहीं ना कहीं हो सके ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को ऐसा करके भी आया जा सकता है। देखो कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स मिरर जो है ना वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, क्या सही है? अरे कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज, हाँ सही है सर, लेकिन बिहाइंड द मिरर ही तो बन रहा था। यस। उसके बाद कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज, क्या वह सीधा इमेज बनता था? हाँ बच्चे, वह सीधा इमेज बनता था। ये देख सकते हैं आप, ये देखो हमेशा कैसा बन रहा था, ये देखो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा क्या बन रहा था? इरेक्ट बन रहा था। आ जाओ आगे, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कन्वेक्स मिरर हैव देयर फोकस बिहाइंड द मिरर। क्या कन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो मिरर के बिहाइंड होता है? तो बिल्कुल यस होता है। ये देखो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मैं इधर रखे हैं, ठीक है, तो इसके कारण जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाता है मिरर से टकराता है, तो टकराने के कारण ये सरफेस पे टकराया, तो इसका स्फेरिकल नेचर किधर है? इधर है। तो जब इसका स्फेरिकल नेचर इधर है तो इसका फोकल लेंथ जो होगा वो भी किधर होगा? इधर ही होगा। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट इसीलिए कि फोकल लेंथ क्या होगा? मिरर के पीछे होगा, बिहाइंड होगा। ये भी क्या है? यस, सही है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हुआ? पूरा का पूरा क्लियर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब बचा है मेरे पास 5 और क्वेश्चन, देखते हैं बच्चे। विच ऑफ दिस इज अ कन्वेक्स मिरर? कह रहा है कौन सा जो है वो कन्वेक्स मिरर है? ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, तुम लोग खुद बताओगे। देखो, एक है सेविंग मिरर। सेविंग मिरर जो है वो क्या कन्वेक्स मिरर होगा कि प्लेन मिरर होगा? कनकेव मिरर, बताओ। उसके बाद डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट लोग यूज करता है दांतों को सड़ जाने के बाद, गल जाने के बाद उसको देखते हैं कि दांत के अंदर कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, वो जो मिरर यूज करता है। कौन सा मिरर यूज करते हैं? अरे पढ़ा रखेगा कि देखो पहले। उसके बाद देखो विच ऑफ दिस इज अ कन्वेक्स मिरर? हेडलाइट मिरर ऑफ ए बाइक। बाइक का जो हेडलाइट होता है वह क्या कन्वेक्स मिरर होता है। उसके बाद देखो रेयर व्यू मिरर ऑफ ए कार। कार का जो साइड मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर। अरे बोलो, ये तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में आया करता है कि कार का जो रेयर व्यू के लिए मिरर लगाया जाता है वो कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो कहेंगे ऑप्शन डी आंसर है। बाकी भी तुम लोग जाके देखो क्यों नहीं है, कहा है, पूरा डिटेल में देखो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए मिरर magnifies the image of an object by -1.5 times. Which of the following is true about the image produced by the mirror? देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। चलो ठीक है। A mirror magnifies the image of an object by -1.5। यानी क्या? एगो मिरर है, मैग्निफिकेशन, वैसे भी बच्चे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए? -v/u। और ये क्या है? ऑलरेडी माइनस है, तो कहीं ना कहीं ये इमेज जो फॉर्म हो रहा है -1.5 जो मैग्निफिकेशन आ रहा है, v का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोड्यूस? उसके बाद प्रोड्यूस अबाउट द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर। पहला ऑप्शन देखते हैं, द इमेज इज रियल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इस केस में बताओ कि ये इस तरह का मैग्निफिकेशन जब निगेटिव होता है, सोच के देखो, अगर मैग्निफिकेशन जब निगेटिव है तो v जो है वो निगेटिव है, इमेज जो है वह किस केस में निगेटिव होता है? कनकेव वाले मिरर के केस में कि कन्वेक्स मिरर के केस में? सर निगेटिव जो इमेज बनता है वो कनकेव मिरर के केस में जनरली बनता है, अगर वो फोकस और पोल वाले बीच को छोड़ दिया जाए तब। सर जनरली ही तो बात क्या करते हैं हम लोग, तो माइनस है तो क्या होगा? वो कनकेव मिरर रहा होगा, और कनकेव मिरर का जो होता है इमेज कैसा होता है? रियल होता है। और लार्जर भी तो इस शुरुआती दौर में जब इन्फिनिटी में रहता है तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बनता है, लेकिन जैसे जैसे क्लोज आते हैं पोल के तो इमेज क्या आता है? लार्जर बनते जाता है। अगला देखो, द इमेज इज रियल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इमेज जो है वो क्या होता है? रियल
इमेज इज रियल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा और स्मॉलर बनेगा ऑब्जेक्ट का। द इमेज इज वर्चुअल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बताओ, इसको सोच के तुम ये दे रखे हैं, इसके अनुसार सब डिटरमाइन करना है तुम्हें खुद। अगर नहीं समझ में आ रहा है पूरा तो मैं फिर बार से बोलता हूँ, मेरा वीडियो जाके पहले वहाँ देखो, फिर यहाँ समझ में पूरा क्लियरली आएगा। द इमेज इज अ वर्चुअल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज क्या, इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। अरे कनकेव मिरर है, मैग्नीफिकेशन 1.5 है, तो क्या होगा सोच के बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं, ये इसमें देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। पिछले 3 सालों को जाके क्वेश्चन देखो और एनालिसिस करो। यहाँ से क्वेश्चन लगभग आया हुआ है। कहाँ से सर? रिफ्रैक्शन से। मैं एक बताना चाहूँगा, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर जो होता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू से रिप्रेजेंट भी करते हैं और क्या इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एयर का क्या होता है, 1 होता है। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बोलूँ वाटर का तो क्या होता है, 1.3, जो कि हम लोग इसको फ्रैक्शन में 4/3 भी लिखते हैं। वही केरोसिन का क्या है, 1.44। वही फ्लिंट ग्लास जो चमकीला ग्लास होता है उसका कितना है, वो 1.65 ग्लास का, वैसे 3/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। और डायमंड का कितना होता है, 2.45 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इससे ये तो समझ याद है सब, चलिए आगे बढ़िए। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन मैंने बताया था, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम। मतलब यहाँ जो x है बउआ वो कहीं ना कहीं क्या है, एयर होगा, या एयर अगर ना रहे तब क्या होगा, वैक्यूम होगा। सर वैक्यूम क्या होता है? अबे नॉनसेंस, वैक्यूम नहीं जानते हो, जहाँ पे एयर क्या हो, एब्सेंट हो। चलो ये वैक्यूम समझ में आया। तो ये जो x है यहाँ पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज x स्टैंड फॉर। यहाँ पे x क्या होगा, या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। ठीक है, दोनों लिख देना। क्वेश्चन समझ में आया? अरे आया। और सर ये क्या बतला रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे सेकेंड वाला क्वेश्चन से यहाँ से पूरा पूरा क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन, ये जो डायमंड का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ये वहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा। आते हैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। 9 क्वेश्चन बनाने के लिए ये फिगर देखो, फिगर देखो पूरा रिफ्रैक्शन से दिया हुआ है। रिफ्रैक्शन में क्या आता है, ये है मेरा मीडियम 1, देखो देखो पूरा क्वेश्चन आराम से देखो, ये है मेरा मीडियम 1, ये है मेरा मीडियम 2। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है, ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। सर ये जो है ये रियल में डेंसर से रेरर मीडियम में आ रहा है। ये जो मीडियम है वो मेरा डेंसर है, ये जो मीडियम है वो मेरा रेरर है। सर ये क्यों रेरर है, क्योंकि ये डेंस है, रियल में ये डेंस आपको कैसे पता चल रहा है, रे बच्चा ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है तो यहाँ कौन सा क्या बन रहा है, इमेजिनरी लाइन बन रहा है, ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे बोलते हैं। और नॉर्मल रे के कारण जो यहाँ एंगल बन रहा है, ये एंगल का नाम क्या देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है वह छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है वह एंगल आई जो है वह छोटा है एंगल आर से। जब एंगल आर बड़ा है मतलब ये नॉर्मल से क्या हुआ, अवे हुआ। रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल से अवे हो, दूर भागे, तो समझ लेना कौन सा मीडियम में हो तुम, रेरर मीडियम में हो। जब क्लोज रहता है तो डेंसर मीडियम में। हम तो बताए थे स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाता है डेंसर मीडियम में। ठीक है, अगर तुम एयर में मूव करो और वही तुम वाटर में मूव करो, क्या होता है, वाटर में स्लो हो जाएगा, जब स्पीड स्लो होगा तो नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाएगा। डिटेल में समझना है तो जाओ लेक्चर में पूरा डिटेल में देखो, बट मुझे तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे। चलो आते बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे है व्हाट इज मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ये बताओ यहाँ जो मीडियम 1 है और मीडियम 2 है वह क्या है। एक नंबर ऑप्शन ए मीडियम 1 वाटर है, मीडियम 2 केरोसिन है।
बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वाटर का, उसका वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, वाटर का सर 1.33, वही केरोसिन का कितना है, इधर देखो केरोसिन का है सर 1.44। जब केरोसिन ज़्यादा है, ये बोल रहा है ना कि ये तेरा मीडियम 1 है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है ये तेरा मीडियम 1 है, ये तेरा मीडियम 2 है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। क्यों सर? क्योंकि मीडियम 1 मुझे ज़्यादा चाहिए। मीडियम 1 क्यों ज़्यादा चाहिए? क्योंकि वो नॉर्मल इंसिडेंट रेज है, वो नॉर्मल के क्लोजर है, वही डेंसर है। डेंसर जो होगा, मीडियम 1 जो है वो डेंसर है, तो उसका वैल्यू जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, कम, वो ज़्यादा होना चाहिए। वही मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे M2 मीडियम 2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा है, जबकि M2 जो है वो हमको कम चाहिए, लेस चाहिए। और M1 जो है वो क्या चाहिए, मोर चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो अब कंपेयर करके देखो, वाटर की केरोसिन, भाई मीडियम 1 जो है वो हमको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो वाटर कम है, केरोसिन ज़्यादा, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर देखो, केरोसिन डायमंड, सर फिर डायमंड हमको 2 नंबर जो है ना वो कम होना चाहिए, जबकि डायमंड का वैल्यू देखो सबसे मैक्सिमम होता है, इफेक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, इसीलिए कि ऑप्शन 2 भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। 3 नंबर देखो, ग्लास एंड वाटर, सर ग्लास का जो होता है ना वो होता है 1.65 ज़्यादा है, और वाटर का जो है 1.33 होता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि देखो कहाँ से कंपेयर किया है, यहाँ पे फिगर दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कितना टफ है, कितना मतलब ये सारी बातें क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर पूरा। मतलब जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका ये सवाल बनने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा, ये वाला। और दूसरा ये डी नंबर क्यों नहीं होगा, केरोसिन और ग्लास, केरोसिन का जो है ना वह कम होता है ग्लास से। सर कैसे, ये देखो केरोसिन का मुझे ज़्यादा होना चाहिए था, केरोसिन का 1.4 है और ग्लास का क्या है 1.65 है, जबकि केरोसिन को क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि वह मीडियम 1 में है। क्लियर, ये सारा ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए बहुत टाइम लगा। चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। कौन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट जो मेरा वो आएगा वीडियो, वो ह्यूमन आई पे आएगा, फिर इस पे हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखते हैं, द पावर ऑफ लेंस इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। पावर के लिए क्या होता है, द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है। अब बताओ बच्चा, अगर फोकल लेंथ जो है वह निगेटिव में मिल रहा है, मतलब पावर जो है वो निगेटिव में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ जो है वो भी निगेटिव में रहा होगा। तो कौन सा ऐसा लेंस है जिसका जो फोकल लेंथ होता है वह निगेटिव होता है। सर ये जो मेरा लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों रे? क्योंकि इधर से आता है, इसमें टकराता है, इसके कारण फोकल लेंथ जो कंसीडर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से इधर करेंगे, और इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वही कनकेव लेंस जो लेंगे ऐसा होगा सर, इसके कारण जो स्फेरिकल बनेगा, इधर बनेगा और इधर बनेगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, और ये जो एक मिनट, ये देखो यहाँ से अगर रे जाएगी इससे पहले टकराएगा, और इस सरफेस के कारण जो स्फेरिकल इधर है, तो इसीलिए इसका फोकस इधर बनेगा और इसका फोकल लेंथ ये बनेगा। और फोकल लेंथ जब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है तो क्या होगा, इसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो अब बताओ, जब पावर मेरा नेगेटिव है, जब फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव, तो पावर का वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। जब पावर नेगेटिव तो लेंस कौन सा, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस होगा वो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस होगा। इसी के साथ खत्म। और नेक्स्ट जो मेरा आएगा वो ह्यूमन आई पे आएगा क्वेश्चन, पहले ह्यूमन आई का लेक्चर आएगा। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो। ठीक है, जय हिंद।